5 में हमें उदाहरण 5 में हमें दिया गया है संख्या 4n पर विचार कीजिए, यानी 4 की घात n है, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि सदैव 0 से 0 1 2 3 इस रूप में चलती रहती है। तब क्या है, प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य प्राप्त हो। इसमें हम क्या कर देते हैं, n का मान हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्यूशन में, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है उसको हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 इस रूप में होती है। तब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है प्राकृतिक संख्या किसके लिए कर देते हैं, n से। ये है तब जांच क्या करनी है, 4 की घात n है वो क्या है, शून्य पर समाप्त। 4 की घात n बराबर शून्य पर समाप्त। हमें यह देखना है कि 4 की घात n है, यानी n का मान हम रखते हैं तब हमारे 4 शून्य आता है, अंतिम अक्षर शून्य आता है या नहीं आता है। हम देखते हैं कि 4 की घात क्या रखते हैं, सबसे पहले शून्य। किसी भी संख्या की घात शून्य हो उसका मान सदैव कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। उसके बाद हम रखते हैं 4 की घात 1। 4 की घात 1 का मान होता है 4। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 8। फिर आता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 8। कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, 16। और 16 को 4 से करता है तब आ जाता है 64। फिर हम करते हैं 4 की घात 4। 4 की घात 4 का होता है 16। 16 का हो जाता है 256। कितना हो जाता है, 256। यानी हम इसमें देखते हैं कि अंतिम अक्षर है वो हमारे को सदैव कितना प्राप्त होता है, या तो 6 प्राप्त होगा या 4 प्राप्त होगा। क्या होगा, या तो 6 प्राप्त होगा या फिर 4 प्राप्त होगा। अंतिम अक्षर है वो हमें सदैव कितना प्राप्त होता है, या तो 4 प्राप्त होता है या कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। 256। इसमें देखते हैं यहाँ पर, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। यानी 1 0 अगर घात होगी तब तो 1 होगा, बाकी सभी में हमें या तो 4 प्राप्त होगा या 6 प्राप्त होगा। तब हमारे को यहाँ पर क्या है, 4 की घात n बराबर 0 पर समाप्त नहीं होती हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं 4 की घात n का मान कभी भी प्राकृतिक संख्या के, 4 का घात मान प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यानी जो 4 की घात n है वो कभी भी हमारे शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसमें हमारा है वो क्या है, चार की घात n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसमें हमारे क्या है कि जो शून्य पर समाप्त होगी उसके लिए क्या है, हमेशा सदैव क्या है 5n होना चाहिए। जैसे क्या है, 4 की घात यहाँ पर n है, अगर इसकी जगह 4 की घात 5n ये हो तब भी हमारा, यदि मैं अंतिम अक्षर शून्य प्राप्त हो तब हम क्या करते हैं, ओनली फॉर 10 इसकी घात करते हैं या फिर करते हैं 20, यानी जिसके अंत में शून्य होगा उसी के अंत में शून्य आएगा, बाकी सभी में शून्य नहीं आएगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण 4 हो जाता है, 5 हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण 6।
उदाहरण 6 में दिया गया 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एल्शियम याद कीजिए। संख्या 6 और 20 के HCF एल्शियम याद कीजिए। तब हमारा हो जाता है सॉल्यूशन में अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का अलग और 20 का अलग, 2 का 3 में 1। यहाँ पर देखते हैं अंतिम अक्षर समय, तब आ जाता है 10, 2, 5 में 5 का 1। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाता है 6 = 2 गुणा 3 और 10 20 का हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए करते हैं दोनों में समान संख्याएं कौन सी हैं। समान संख्या इसमें देखते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तब हमारा आ जाता है 2 और कोई भी समान नहीं है। अब हमें क्या करना है, एल्शियम के लिए हमारे सदैव क्या होता है, HCF गुणा HCF कितना है 2 गुणा। अब हमें शेष बची संख्याओं को क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तब आ जाता है शेष बची संख्या आ जाती है ऊपर वाले से 3 नीचे वाले से 2 गुणा 5, 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। कितना आ जाता है, एल्शियम आ जाता है हमारा 60। कितना आ जाता है 60, 6 2 12, 12 5 60। कितना आ जाता है 60। इस प्रकार हमारा एल्शियम आ जाता है 60 और HCF कितना आ जाता है 2। HCF कितना आ जाता है 2। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7। HCF याद कीजिए। उदाहरण 7 में भी हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 व 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व एल्शियम याद कीजिए। यह याद करना है, तब हम सबसे पहले करते हैं HCF व एल्शियम दोनों याद करने हैं, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96 का और यहाँ पर करते हैं 404। इसमें 2 का भाग जाता है तो आ जाता है 4 8। इसमें भी 2 का जाता है तो आ जाता है 2 4। फिर 2 का जाता है तो आ जाता है 12। 12 में 2 का जाता है 6। 6 में 2 का जाता है 3। 3 में 3 का 1। यह हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 404 का। 404 का करना हो तब हम देखते हैं 2 का जाता है 202। फिर 202 में 2 का 101। 101 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तब आ जाता है इसका मान 101। इसका आ जाता है 1। 101 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तब हो जाता है ये। अब हम क्या करते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में।
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तब आ जाता है 96। 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 गुणा 3। और यहाँ पर आ जाता है 404। 404 का हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमें क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के हम क्या करते हैं, दो समान संख्याओं को आपस में यहाँ पर लगा देते हैं जिसमें दोनों में समान संख्या हो। जैसे यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 है। बाकी हमारे इसमें कोई भी संख्या समान नहीं है तब हो जाता है 2 गुणा 2, यानी एचसीएफ कितना आ जाता है 4। एचसीएफ कितना आ जाता है 4। एचसीएफ आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम याद करना है। यहाँ पर एलसीएम का मेरे लिए क्या कर देते हैं, पहले तो एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 4 गुणा शेष बची संख्याओं को इसके गुणा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। 2 गुणा 2 कितनी बार, 1 2 3 बार गुणा 3 गुणा 101 यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनको गुणा 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 3 96, 96 गुणा 101। यहाँ पर कर देते हैं 96 गुणा 101। 96 कितना आ जाता है 96 यानी एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 9696। एलसीएम आ जाता है 9696। इस प्रकार भी कर सकते हैं हम उसका एलसीएम, इस प्रकार भी कर सकते हैं जिस प्रकार हमने एचसीएफ गुणा एलसीएम इजिकल टू 96 गुणा 101, यानी दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके द्वारा कर सकते हैं एलसीएम इजिकल टू 96 गुणा, यहाँ पर आ जाता है 404 गुणा 404 बट्टे एचसीएफ। एचसीएफ क्या जाता है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना है 4, तो हो जाता है 96 गुणा 404 भाग 4। 4 का इसमें जाता है 101, 101 को 96 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 96। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है क्योंकि इसमें हमारा एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड तो करना पड़ेगा। बाद में क्या है, सीधा अभाज्य गुणनखंड विधि को इस प्रकार हल कर सकते हैं। इसमें हमारा सूत्र है वो हमारा कन्फ्यूजन कर जाता है, कहीं हम एचसीएफ एलसीएम गुणा वाले को बट्टे ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये है आसान तरीका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 में हमें दी गई है संख्या 6 72 व 120। 6 72 व 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। एलसीएम व एचसीएफ निकालना है तो हम कर देते हैं सॉल्यूशन में पहले अभाज्य गुणनखंड अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। 6 का अलग, 2 इस प्रकार, 72 का इसी प्रकार हो जाता है 120। 6 में 3, 3 में 1, 2 का 3 बार, 6 2 का 1 8 18, 2 का 9, 9 में 3 का, 3 में 3 1। इसी प्रकार 120 में 2 का 60, 60 में 2 का 30, 30 में 2 का 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1। कितना आ जाता है 1। इस प्रकार हो जाता है। अब हम इसमें लिख देते हैं अभाज्य
गुणनखंड रूप में। अब बच्चे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तब आ जाता है 6 इजिकल टू 72 इजिकल टू 120 इजिकल टू 6 का हो जाता है 2 गुणा 3, इसका हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा कितना 1 2 3 गुणा 3 गुणा 3, इसमें कितना 1 2 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें जो समान संख्या है उनका क्या कर देते हैं, चूज कर देते हैं। समान संख्या को हम चूज कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो आ जाता है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो हमारा एचसीएफ आ जाता है 6। कितना आ जाता है 6। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अधिकतम घात वाली संख्याओं को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 की क्या है, अधिकतम घात कितनी है 3, तो आ जाती है 2 की घात 3, 2 की घात 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर क्या करता है 3 की घात अधिकतम, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, तो आ जाता है 3 गुणा 3। फिर क्या आ जाता है 5, 5 की घात अधिकतम कितनी है 1, तो आ जाता है 5। इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 गुणा 5 कितना आ जाता है 72 गुणा 5, तब आ जाता है 10 35 और 1 कितना आ जाता है 36। एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 360। कितना आ जाता है 360, यानी इनका एलसीएम है वो तो हमारा कितना आ जाता है 360, और एचसीएफ है वो हमारा कितना आ जाता है, एचसीएफ हमारा कितना आ जाता है 6। एचसीएफ कितना आ जाता है 6। ऐसे अधिकतम अगर संख्याओं की घातें अधिकतम हो जाती है तो हम उनकी अधिकतम घातों को लिखकर उस प्रकार एलसीएम निकाल सकते हैं। और एचसीएफ के लिए हमेशा न्यूनतम घात लेते हैं, एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात और एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेते हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 8 संपूर्ण हुए। दिया गया है √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। उदाहरण 9 पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने प्रश्नावली 1.3 में पढ़े थे, उसी प्रकार यहाँ मेरे हमें सिद्ध करना है कि √ वाली संख्या है वो एक परिमेय होती है या नहीं होती है। इसके लिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले करते हैं, सॉल्यूशन में हमारा हो जाता है √3 माना √3 एक परिमेय है। क्या है परिमेय, यानी इसका ऑपोजिट मानना है। अगर ए परिमेय दिया है तब यहाँ पर क्या मान लेते हैं परिमेय, तब हो जाता है √3 इजिकल टू परिमेय। परिमेय को हम किस रूप में लिखते हैं P/Q के रूप में। यहाँ पर आ जाता है Q ≠ 0, यानी हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होगा तब उसका मान कितना हो जाता है, जैसे हम मानते हैं कि एक के बट्टे में अगर 0 आ जाएगा तब उसका मान कितना हो जाता है अनंत होता है। वो हमारी क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो हो जाता है यहाँ पर क्या कर देते हैं वज्र गुणा माना, या फिर यहाँ पर P/Q सहभाज्य संख्या है, यानी P/Q है वो क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। यानी Q का जो भी मान आएगा उसमें Q के अलावा यानी जो भी मानेगा, जैसे 7 आया तो 7 एक क्या है सहभाज्य है। इसी प्रकार P है वो P का मान भी क्या आएगा, मान लो 3 है वो भी क्या है, एक सहभाज्य है। इस प्रकार हम मानते हैं कि ये P और Q का मान क्या है, सहभाज्य संख्या है। तब आ जाता है यहाँ पर वज्र गुणा, यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा हो जाता है √3 Q इजिकल टू P।
याद आता है। अब हमें अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाता है अंडर रूट 3 क्यू का होल स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। तो आ जाता है अंडर रूट और इसका हो जाता है अंडर रूट हट जाता है, क्यू का क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं पी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इसको दे देते हैं समीकरण 1। यहाँ पर हम देखते हैं पी स्क्वायर का मान, यानी हमारे यहाँ पर कोई भी मान आएगा पी स्क्वायर का, वो क्या है 3 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर का मान 3 से विभाजित है तो पी भी क्या है, एक 3 से विभाजित संख्या होगी। जैसे हम मान लेते हैं एक बार 81 है। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग क्या होता है 81 अगर 3 से विभाजित है। 81 में देखते हैं 3 का भाग 2 बार 6 2 1 7 21, यानी 27 आ जाता है, तब आता है 21। यानी P का मान है वो तो क्या है, पी स्क्वायर का मान क्या आ जाता है 1 मान लेते हैं। पी स्क्वायर का मान हमारे यहाँ पर 81 हो जाता है। 81 में अगर 3 का भाग जाता है तब P का मान यानी 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। 9 भी है वो भी क्या है हमारी 3 से विभाजित हो गई, यानी 9 में 3 का भाग देते हैं तब आ जाता है 3 9 0। ये देखो जैसे ही हम देखते हैं कि पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो P भी क्या है 3 से विभाजित होगा। तब यहाँ पर लिख लेते हैं पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तब P भी 3 से विभाजित होगा। P भी क्या है हमारा 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार हो जाता है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना P स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू क्या है R। इसको हम एक बार मान लेते हैं, ये क्या है R है, तब यहाँ पर आए R है, ये मान लेते हैं। ये मान उपयुक्त मान है, इसमें से हम देखते हैं P स्क्वायर क्या आ जाता है, P स्क्वायर है। इसको हम कर देते हैं P, यहाँ पर क्या कर देते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है P स्क्वायर इजिकल टू 3R। ये आ जाता है हमारा P स्क्वायर का मान। P स्क्वायर का मान ये आ जाता है, तो हम क्या है P, यहाँ पर P स्क्वायर नहीं P ओनली P का मान हमारा कितना आ जाता है 3R। P का मान हम मानते हैं कि P अपॉन 3 है, वो क्या है, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि P का मान 3 से विभाजित है, उसको हम एक बार क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं, तब हमारा P का मान आ जाता है 3R। P का मान है हम क्या कर देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में हमारा क्या दिया गया है, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 3R का होल स्क्वायर अपॉन 3। यही है समीकरण 1। इसमें हम P की जगह रख देते हैं 3R, तो हमारा हो जाता है क्यू स्क्वायर इजिकल टू 3 का वर्ग होता है 9, R का R स्क्वायर अपॉन 3 से 3 विभाजित हो जाता है, तब आ जाता है 3, तो हमारे यहाँ पर R स्क्वायर आ जाता है क्यू स्क्वायर इजिकल टू 3R स्क्वायर। याद आता है। अब हम R स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं, तो आ जाता है क्यू स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू स्क्वायर का मान अगर 3 से विभाजित है, जिस प्रकार P स्क्वायर का मान 3 से विभाजित था तो P भी 3 से विभाजित था, इसी प्रकार क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो Q भी क्या है 3 से विभाजित होगा। तब हमारा हो जाता है क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तब Q भी 3 से विभाजित होगा। Q भी क्या है 3 से विभाजित होगा।
यहाँ पर हम देखते हैं Q भी 3 से विभाजित है, P भी 3 से विभाजित है, जबकि हमने माना क्या था P और Q क्या है, सहभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सहभाज्य नहीं होकर क्या हो जाते हैं, 3 से विभाजित हो जाते हैं। सहभाज्य होती है वो संख्याएं जो अपने के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 से विभाजित हो जाती है, दोनों ही 3 से विभाजित है। तब हमारे इसमें क्या है, जो हमने माना था, हमारा जो कथन माना था, वो कथन क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। तब मान लेते हैं, यहाँ पर लिखता है अतः P व Q दोनों ही 3 से विभाजित हैं, जबकि हमने दोनों को सहभाज्य माना था। क्या माना था, सहभाज्य माना था। यहाँ पर कथन में क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास। क्या उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यानी इसके कारण यानी विरोधाभास के कारण इसके कारण हमने √3 भी यहाँ पर लिखते हैं, इसके कारण हमने √3 एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। किसके कारण, विरोधाभास के कारण। विरोधाभास से पहले हमने माना था कि √3 क्या है, एक परिमेय है। अगर परिमेय है तब हमारा विरोध अगर उत्पन्न नहीं होता तब हमारी ये संख्या क्या होती, √3 भी परिमेय होती। लेकिन यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो विरोधाभास के कारण क्या हो जाता है, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। यही हमें सिद्ध करना था, √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है, लेकिन इसमें मेन क्या बात है, भाषा। इसकी भाषा है, उसमें यही शब्द इंपॉर्टेंट है, विरोधाभास। क्या है इंपॉर्टेंट, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण √3 एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण 10 में हमें दिया गया है दर्शाइए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा हो जाता है, माना
5 माइनस √3 इजिकल टू P अपॉन Q। यहाँ पर लिख लेते हैं P वे Q सहभाज्य संख्या है। P वे Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। तब हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कि इसमें हम P वे Q का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, इसका इधर पक्षांतरण, यहाँ पर क्या कर देते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं, तब हमारा हो जाता है 5 माइनस P अपॉन Q इजिकल टू √3। यह आ जाता है √3 आ जाता है। अब हम जानते हैं कि ये संख्या तो हमारी क्या होती है? परिमेय हो जाती है, क्योंकि कोई भी संख्या √ में ना हो। जैसे हम मान लेते हैं कि P का मान क्या है? 3 है और Q का मान कितना है? 7 है। मान लेते हैं 5 माइनस P का मान 3, Q का मान 7, दोनों सहभाज्य संख्या है। तो हमारा देखते हैं इसका एलसीएम आ जाता है 7, 35 माइनस 3 तो बताता है 32/7। 32/7 एक क्या होती है? हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q ≠ 0 है। ये भी बात हमारी तय है। तो हम इसमें देखते हैं, ये तो हमारा हो जाता है एक क्या हो जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर 5 माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमारा हो जाता है कि परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है, इसका मान अगर परिमेय संख्या आता है तो इसका भी मान क्या होगा? एक बार परिमेय होगा। इसका मान अगर परिमेय है तब बराबर की संख्या हमेशा, जैसे इसके बराबर ये है तब ये भी हमारी क्या होती है? परिमेय होती है। अर्थात √3 भी परिमेय संख्या है। √3 भी एक परिमेय संख्या है। √3 भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने पहले पढ़ा था √3 एक क्या है? एक परिमेय। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? विरोध उत्पन्न हो जाता है। विरोध उत्पन्न हो जाता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर √3 के परिमेय होने के कारण विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो हमारी क्या है? कल्पना हमने मानी थी कि √3 क्या है? परिमेय है, यानी हमने माना था कि सहभाज्य है। तो हमारी कल्पना है वो क्या हो जाती है? गलत साबित हो जाती है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। हमें विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना हमने कल्पना क्या मानी थी? सहभाज्य वाली। और क्या हो जाती है? विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत प्राप्त हो जाती हैं। जिससे हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या है। कल्पना गलत साबित होते हैं। अब हमारी कल्पना क्या थी कि √5 हमारी कल्पना क्या थी? 5 माइनस √3 P/Q। P/Q क्या होते हैं?
परिमेय होती है, ये परिमेय होती है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 5√3 हमने क्या माना, परिमेय। P/Q के रूप में हमेशा परिमेय होती हैं, इसके परिमेय हो जाती हैं, तो ये परिमेय हमारी क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। यानी 5√3 परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर यही माना था कि 5√3 क्या है, P/Q। P/Q क्या होता है हमारा, परिमेय संख्या होती है, यानी परिमेय संख्या। तब परिमेय हमने क्या मान लिया कि 5 - 3 है, वो क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत हो जाती है। कल्पना क्या थी, 5 - √3 परिमेय संख्या है। तब हमारा निष्कर्ष आता है, तब निष्कर्ष या फिर हल। तब निष्कर्ष हमारा क्या आता है, 5√3 एक क्या हो जाती है, ए परिमेय संख्या हो जाती है। निष्कर्ष हमारा आ जाता है 5 - √3 एक ए परिमेय। विरोधाभास के कारण ये इसकी क्या हो जाती है, विपरीत स्थिति हो जाती है। विपरीत स्थिति क्या हो जाती है, परिमेय। तब हमारी विपरीत स्थिति क्या हो जाती है, ए परिमेय। ए परिमेय संख्या है, क्या है, ए परिमेय संख्या है। एक तो हमारे ये भी हो जाता है। एक हम इसका नियम जानते हैं कि परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में से ए परिमेय को घटाने पर हमारे क्या हो जाते हैं, उपयुक्त मान ए परिमेय होता है। हम यहां पर लिख देते हैं, परिमेय संख्या में से ए परिमेय घटाने पर उपयुक्त मान ए परिमेय। यहाँ पर ये बात हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, वी कैनो दैट। यानी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में से ए परिमेय को घटाने पर उपयुक्त मान ए परिमेय होता है। ए परिमेय होता है, अर्थात यहाँ पर √3 एक ए परिमेय है। क्या है, ए परिमेय है। तो 5 - √3 भी एक ए परिमेय संख्या होगी। ए परिमेय संख्या होगी। 5 - √3 भी हमारी क्या होगी, एक ए परिमेय संख्या होगी। हम इस नियम से भी जानते हैं कि परिमेय संख्या में से ए परिमेय या फिर ए परिमेय से परिमेय को घटाते हैं, तो हमारे क्या हो जाता है, उपयुक्त मान ए परिमेय होता है। और हम एक ये भी मानते हैं कि कल्पना मानी थी वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। गलत कल्पना का हम जानते हैं कि जो हमने कल्पना मानी उसका क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे यहाँ पर परिमेय माना था तो हमारा क्या हो जाता है, ए परिमेय सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 11।
उदाहरण 11 में दिया गया है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक ए परिमेय संख्या है। ये दर्शाना है, तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में, इसके विपरीत मान लेते हैं। हमें क्या ए परिमेय पूछा गया, तब हम मान लेते हैं विपरीत माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब हम इसको क्या लिख लेते हैं, 3/2 3 अंडर रूट 2 इजिकल टू पी अपॉन क्यू। परिमेय को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में हमारा हो जाता है क्यू नॉट इक्वल 0। यहाँ पर क्या हो जाता है, पी वे क्यू क्या होता है, पी वे क्यू दोनों सहभाज्य संख्या है। दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। दोनों अगर सहभाज्य संख्या है तो हमारी हो जाते हैं कि 3 अंडर रूट 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को इसके बट्टे में भेज देते हैं, तब हमारा हो जाता है अंडर रूट 2 इजिकल टू पी अपॉन 3 क्यू। ये हो जाता है। इसमें हम क्या कर देखते हैं कि हमने पी और क्यू दोनों सहभाज्य, ये देखते हैं कि ये संख्या क्या है, एक परिमेय है। इसका हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे सहभाज्य में यहाँ पर लिख लेते हैं 3/3 गुणा पी का मान लेते हैं 5, क्यू का मान कितना मान लेते हैं 5। क्यों, क्योंकि क्यू का मान है वो हमें शून्य प्राप्त नहीं, मतलब शून्य नहीं मान सकते हैं। शून्य के अलावा हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो हम देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है 1/5। या फिर हम यहाँ लेते हैं P का मान है वो कितना है 7 और Q का मान कितना मान लेते हैं 5, 7 15 7/15। यानी P व Q को हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने के बाद हम जानते हैं कि अगर उनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हमारी वो क्या है, ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन क्या है Q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें ये तो हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर P/3Q एक परिमेय संख्या है। अगर P और 3Q का मान परिमेय में होगा तो अंडर रूट 2 बाई क्या होगा, हमारा परिमेय होगा, अर्थात अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या होती है, एक ए परिमेय होती है। जब यहाँ पर क्या आ जाता है अंडर रूट 2 परिमेय है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो हमने परिमेय मानी थी वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर तब यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तब हो जाता है विरोधाभास के कारण या फिर इसके कारण हमारा कथन या फिर हमने जो माना था वो क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, गलत प्राप्त हो जाता है। गलत प्राप्त हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, हमने क्या माना था वो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 अंडर रूट 2
यहाँ पर ले लेते हैं माना हमारा उक्त कथन 3√2 परिमेय है, परिमेय है। हमारा कथन गलत साबित हो जाता है। कथन क्या था हमारा उक्त कथन था 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा गलत हो जाता है, तब हमारा निष्कर्ष क्या आ जाता है, तब निष्कर्ष क्या आ जाता है हमारा, तब निष्कर्ष आ जाता है कि अगर गलत साबित हो जाता है तब यहाँ पर परिमेय मानी थी, तो इसका क्या हो जाता है, गलत साबित होने पर इसका उल्टा हो जाता है, तब परिमेय, तब यहाँ पर क्या हो जाती है, ए परिमेय। निष्कर्ष आ जाता है 3√2 एक ए परिमेय संख्या है। क्या है, ए परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी ए परिमेय सिद्ध हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक हम जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया, पहले पर्सनली से पहले बताया था कि जो हमारी उक्त 4 कथन थे कि परिमेय और अपरिमेय को अगर हम आपस में जोड़े तब हमारे क्या हो जाते हैं, उक्त जो मान आता है वो भी अपरिमेय होता है, और घटाएं तब भी उक्त मान अपरिमेय होता है, और शून्योत्तर के अलावा किसी भी संख्या से अगर गुणा करें तब भी उक्त मान क्या आता है, 0, मतलब अपरिमेय होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं शून्योत्तर के अलावा परिमेय वे अपरिमेय को गुणा करने पर उक्त मान या फिर उपयुक्त मान भी अपरिमेय होता है। यह बात हम जानते हैं कि शून्योत्तर के अलावा परिमेय अपरिमेय को अगर गुणा करते हैं तो उपयुक्त मान हमारा प्राप्त होता है। वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ पर 3 परिमेय हैं, 3 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है तथा √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तब दोनों का गुणनफल, तब दोनों का गुणनफल 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। 3√2 भी हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये बात भी हम जानते हैं कि हमने पर्सनली से पहले पढ़ा था कि मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे कि किसी भी परिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं तब भी उपयुक्त मान है वो भी अपरिमेय होता है, घटाते हैं तब भी उपयुक्त मान अपरिमेय होता है, और शून्योत्तर के अलावा अगर हम उसमें शून्य ले लेते हैं तब शून्य तो लेंगे तब हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे हम कर देते हैं √3 गुणा 0, इसका तो मान हमारा 0 हो जाता है। 0 एक क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या होती है। 0 क्या होती है, परिमेय। तो हम देखते हैं कि 0 से गुणा करने पर हमारा उपयुक्त मान 0 हो जाता है। अगर 0 का इसमें 0 का भाग देंगे तब हमारा कितना आ जाता है, इन्फानाइट, तो वो भी हमें संतुलित नहीं होता है। यानी शून्योत्तर के अलावा
जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या परिमेय व अपरिमेय को, किसी भी संख्या परिमेय व अपरिमेय को हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा उपयुक्त मान, गुणा करने पर जो हमारे को गुणनफल प्राप्त होता है या भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं उपयुक्त मान सदैव अपरिमेय होता है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 3 है वो तो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब दोनों का गुणनफल 3 और √2, इसको हम 3 √2 को गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 √2 है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 3 गुणा √2, इस रूप में। इन दोनों का गुणा करने पर हमारे क्या आ जाता है, ये गुणनफल आ जाता है। दोनों का गुणनफल है वो कितना है, 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय व अपरिमेय को हम गुणा करते हैं तो हमारा उपयुक्त मान क्या होता है, जो भी हमारा गुणनफल आता है वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसमें हम सदैव भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सदैव गुणनफल, सदैव गुणनफल, सदैव गुणनफल अपरिमेय होता है। इस प्रकार हमारा अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आगे से आगे शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो भी